हेलो बच्चों। तो हम मूल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं और अभी तक के टॉपिक्स में अपन लोगों ने काफी सारी चीजें देखी, खूब सारे क्वेश्चन करे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, है ना। अभी आने वाले टाइम में मैं आपके लिए पीवाईक्यू भी लेकर आऊंगा इसके लिए। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में देखते हैं अपन ने क्या क्या कवर करना था। तो हमने आप देखो मैटर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, हालांकि ये मैं हर लेक्चर में आपको एक बार बता ही दे रहा हूँ, है ना। तो मैटर क्लासिफिकेशन देख लिया, एटम्स देखा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स देखा, मोल, एवोगेड्रो, परसेंटेज, डेंसिटी देखा। फिर आज मैं आपको ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेके आया हूं, उसके बाद मैं आपको स्टोइकियोमेट्री बताऊंगा, है ना। नंबर 9 पे स्टोइकियोमेट्री डाला है, लेकिन वो अपन जो देखेंगे वो इसके बाद देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से भी स्टोइकियोमेट्री में कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे अपन कंफ्यूज ना हो। इस वजह से अपन जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अपन यहां से देखेंगे, है ना। मतलब स्टोइकियोमेट्री अपन इस टॉपिक के बाद में देखेंगे, फिर इडियोमेट्री है और भी बहुत सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। पीडीएफ भी है आपके पास, है ना, और डीपीपी भी आपको मिलेगा, मतलब कंप्लीट ऑनलाइन पैकेज मिल जाएगा आपको एमजीसीआई में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ा दूं सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, है ना। होमोजीनस मिक्सचर यहाँ पे टर्म आया है, और ये जो होमोजीनस मिक्सचर टर्म आया है इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर आया है, इसका मतलब यहाँ पर होता है पार्टिकल्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। होमोजीनस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, एक जैसा बटा हुआ, एक जैसा फैला हुआ, एक जैसा मिक्स हुआ हुआ, है ना। ऑफ कितना बोला है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज, बोलो क्या है, सोल्यूशन, है ना। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूशन। मिक्सचर है, ये बात ध्यान रखना है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनस होते हैं और एक हेट्रोजीनस होते हैं। एक मिक्सचर होमोजीनस, एक मिक्सचर कौन सा होता है, हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूशन। तो सर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अपने पास एक आ जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं बताने वाला हूं आपको, अभी फिलहाल मैं लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो शुगर प्लस वाटर। आपने कभी लेमोनेड के बारे में सुना हो, लेमोनेड के बारे में, नींबू पानी जिसको कहते हैं, ये भी एक टाइप का सोल्यूशन होता है। अब जो होमोजीनस वर्ड बोला ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मानो आपने एक, लेट से मैं कहता हूं कि आपने नींबू पानी बनाना था, आपने एक ऐसा वेसल लिया और वेसल लेके इसके अंदर नींबू पानी बनाया। तो जब आपने नींबू पानी बनाया तो ये पानी के पार्टिकल्स, और इसमें फॉर एग्जांपल आपने नींबू पानी बनाया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स, नींबू के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, फैले हुए होंगे सब तरफ। मतलब अगर आप टेस्ट करेंगे नींबू पानी को, नींबू पानी को अगर आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट उसका एक जैसा आएगा थ्रू आउट द सोल्यूशन। आपने अगर पहला सिप पिया और उसमें आपको खट्टा मीठा लगा, तो आखिरी वाला जो सिप होगा उसमें भी आपको वो खट्टा मीठा ही लगेगा। पहला सिप अगर आपने लिया है और उसमें अगर आपको वो खट्टा मीठा लग रहा है, तो जब आप लास्ट सिप लेंगे तो उसमें भी आपको वो कैसा लगेगा, खट्टा मीठा ही लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पहला सिप लिया तो भी खट्टा मीठा और लास्ट सिप लिया तो भी बोलो कैसा लगेगा, खट्टा मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म, है ना। नाउ अब अपने को एक बात ध्यान रखना है कि जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं ना, किसकी बात करता हूं, सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक कंपोनेंट आपका कहलाता है सल्यूट, जिसको पूरे चैप्टर में मैं बी से लिखने वाला हूं, और एक कंपोनेंट आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, जिसको पूरे टॉपिक में मैं ए से लिखने वाला हूं। मुझे बी और ए से लिखना थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बात समझ पा रहे हैं आप, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो एक्स वाई जेड किसी से भी लिख लेना, लेकिन ऐसा एक कन्वेंशन अपन यूज करते हैं कि जो सॉल्यूट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंड दोनों से मिलकर बोलो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। बात समझे। सॉल्यूट अपना बी है, सॉल्वेंट अपना ए है, दोनों से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। और कोई पूछे कि सर सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट को अपन लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, है ना, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट,
कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन, बोलो क्या लिखा है, लेस अमाउंट। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, कम अमाउंट में। जैसे पानी में नमक मिलाया, तो वहां पे जब पानी में आप नमक मिला रहे हैं तो नमक कम मिलाएंगे ना, तो वो सोल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। बात समझे? कोई पूछता सर सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट को अपन लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, सोल्यूशन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। तो बड़ा बेसिक टर्म है ये, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ये आपका सॉल्वेंट कहलाता है। और हमें एक बात क्लियर हो गई कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन। तो जब भी अपन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करते हैं, है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर जो है ये आपका बनता है सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बोलो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। आया? तो वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होगा उसको सोल्यूट कहते हैं, और वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको सोल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नाउ सर सोल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, है ना। तो देखते हैं, अब आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ सिर्फ सोल्यूशन का मतलब वही नहीं कि नमक और पानी, ऐसा नहीं कि नमक और पानी को मिला दिया तो बस वही सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सोल्यूट है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट है, तो सॉलिड और सॉलिड को अगर मिला दिया तो उसको बोलेंगे सॉलिड सॉलिड, फिर लिक्विड सॉलिड, फिर गैस सॉलिड। सॉलिड सॉलिड को मिला के आप बना रहे हैं तो देखो अलॉयस, आप लिक्विड और सॉलिड को मिला के बना रहे हैं तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी दिख रहा है। गैस और सॉलिड को बना रहे हैं तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। आप देखेंगे कि टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन दिख रहे हैं मेरे को, है ना। अच्छा, इसका टेक्निक क्या है, आप सॉल्वेंट में देखो सॉलिड 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 लिख लो, लिक्विड 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 लिख लो, फिर गैस 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 लिख लो, और इधर आप लिखते जाओ लाइन से सॉलिड लिक्विड गैस, ये देखो सॉलिड लिक्विड गैस, ये देखो सॉलिड लिक्विड और गैस। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। मतलब हम जो सोल्यूशन की बात करते हैं कि सॉलिड शक्कर को पानी में मिला दिया, नमक को पानी में मिला दिया, ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, तो अकेला वो सोल्यूशन नहीं होता है। हम केवल वो पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो मैं आपको डिस्कस करा रहा था, वो केवल ये वाला था, है ना। वो केवल ये वाला था कि सॉलिड इन लिक्विड की बात जब मैं कर रहा हूँ, ये वाला। पर इसके अलावा भी ये देखिए कई सारे टाइप के क्या दिख रहे हैं, सोल्यूशन दिख रहे हैं मेरे को। बात समझे? इसके अलावा भी कई सारे टाइप के सोल्यूशन दिख रहे हैं। मैंने अभी जो एग्जांपल दिए थे वो केवल यही थे। आपका जो गैस इन गैस, एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोल्यूशन, एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्या दिख रहा है, सोल्यूशन। मेरी बात सबको समझ में आई? एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन देखने को मिल सकते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस सब में होते हैं। तो मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजीनस मतलब जहां पे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। होमोजीनस मतलब जहां पे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, वो आपका क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर, और उसी को अपन कहते हैं सोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। अब अपन आगे बात करें, एक मिनट जरा, अब अपन आगे बात करें तो हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। किसके ऊपर चलते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड जो आया, वो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड की जब मैं बात करता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड आपका कहलाता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट, है ना। मैं इसको बहुत आराम से समझाता हूं कॉन्सेंट्रेशन को, कि कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या आप समझते हैं और होता क्या है। तो जब अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताइए, तो उसका बड़ा सीधा सा मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ, है ना, यहां पे आ जाएगा या तो सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन, या तो सॉल्वेंट या फिर बोलो क्या आएगा, सोल्यूशन। ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखेंगे तो मैंने इसमें जो न्यूमरेटर है वहां पे हमेशा सोल्यूट ही लिखा है,
न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट ही आएगा और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट या फिर कौन आएगा, सोल्यूशन। उल्टा कभी नहीं हो सकता। आप सल्यूट देखेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, वो हमेशा ऊपर आएगा और सॉल्वेंट या सोल्यूशन हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब जब मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ सल्यूट या सोल्यूशन कहते हैं, तो अमाउंट तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। अमाउंट तो यहाँ पे मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना, मोल हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर बोलो क्या होता है, सोल्यूशन। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल में बताता हूं कि कंसंट्रेशन का मतलब एक्चुअल में और क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफाई, बहुत ज्यादा क्लियर करके बताता हूं मैं आपको। जैसे मानिए कि मेरे पास ये एक 4 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं मैंने आपको, है ना, 4 वेसल दिए मेरे पास। ये पहला वेसल है, ये दूसरा है ना, ये पहला, फिर ये दूसरा, बात समझे। और इसमें मैं एक और ले लेता हूं, ये तीसरा, ये 4। इस प्रकार से 4 सिस्टम दिए, 4 वेसल दिए। और चारों में मैंने बोला कि भाई मेरे पास सॉल्वेंट जो है वो एक फिक्स अमाउंट में है मेरे पास। यहाँ पे ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ये इस प्रकार से, इधर भी सॉल्वेंट है मेरे पास, है ना, पानी मान लो आप सॉल्वेंट अभी फिलहाल, और यहाँ पर भी सॉल्वेंट है, और यहाँ पर भी क्या है, सॉल्वेंट है। ये चारों में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। लेट अस से मैंने कहा कि मैंने इस पहले वाले केस में डाला है 5 ग्राम सॉल्ट, है ना, 5 ग्राम नमक डाला इसके अंदर। दूसरे वाले में मैंने डाला है 10 ग्राम सॉल्ट, है ना। उसके बाद डाला है मैंने 15 ग्राम सॉल्ट, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, और आखिरी वाले में मैंने डाला है 20 ग्राम सॉल्ट। ये 4 चीजें देखी मैंने, पहला 5 ग्राम सॉल्ट, फिर 10 ग्राम सॉल्ट, फिर 15, और फिर कितना डाला, 20 ग्राम। जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अमाउंट ऑफ सल्यूट की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो लगातार बढ़ रहा है ना वो, तो अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब अगर लगातार बढ़ता जा रहा है मेरा अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि सल्यूट बढ़ रहा है, बात समझे। तो सल्यूट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सल्यूट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन भी कॉन्स्टेंटली बोलो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सल्यूट अगर लगातार बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा होगा। यानी कि जब यहाँ पे 5 ग्राम सॉल्ट आपने डाला है तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कब रहा होगा, जब आपने यहाँ 10 ग्राम सॉल्ट डाला। उससे ज्यादा कब होगा, जब आपने यहाँ 15 ग्राम डाला, और सबसे ज्यादा यहाँ होगा। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूं कि इट इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन दिख रहा है, इट इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मेरी बात समझे, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट बोलो कैसा है, ज्यादा है। तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ेगा, बात समझे, वो ही कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे जैसे सॉल्यूट को बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। यहाँ से एकदम क्लियर समझ में आ गया कि सर ये लास्ट वाले में जब 20 ग्राम सॉल्ट आया है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्लियर हो गया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर क्या है, सोल्यूशन। ठीक है, बढ़ते आगे एकदम आराम से। कितने टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं सर? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करता हूं तो मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मैंने यहां लिखा भाई ये ग्रुप ए है ना के कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और यहां पर मैंने लिखा ग्रुप बी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक तरफ ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, एक तरफ ग्रुप बी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ग्रुप ए ग्रुप बी में क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो जब मैं ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करता हूं, है ना, तो ग्रुप ए वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो मास डिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। ग्रुप ए वाले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, दीज आर मास डिपेंडेंट टर्म्स। ऐसे टर्म्स जो किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे, है ना। मैं समझाता हूं डिटेल में। और ग्रुप बी वाले की बात करता हूं मैं,
तो ग्रुप बी वाले जो होते हैं दीज आर वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स, है ना। पहले जो टर्म्स दिख रहे हैं वो कौन से टर्म्स है, मास डिपेंडेंट, और जो दूसरे टर्म्स आते हैं दीज आर वॉल्यूम डिपेंडेंट, है ना। यानी कि मास पे डिपेंड करेंगे और दूसरे वॉल्यूम पे। अब जो मास डिपेंडेंट होते हैं, दे आर, या अपन कह सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बात समझे। मतलब आप टेम्परेचर में कुछ भी चेंज लाइए, इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो ग्रुप में डिवाइड करा, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले क्या कह रहे हैं, वो मास पे डिपेंड करते हैं। ग्रुप बी वाले क्या कह रहे हैं, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। और जो मास पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, है ना। यहाँ पे बात करूं मैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा दे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब दे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब कि जब आप टेम्परेचर बदलेंगे तो इनकी वैल्यूज में भी चेंज आएगा। आप टेम्परेचर के बदलने से इनकी वैल्यू में चेंज आएगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी मैं जहाँ ये रूम में खड़ा हूँ, इस रूम में, है ना, अभी जहाँ मैं फिलहाल ये रूम में खड़ा हूँ, तो इस रूम का जो टेम्परेचर है वो अराउंड है अभी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। एसी चल रहा है बढ़िया, है ना, 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अभी जो मेरा मास है, मतलब मेरा जो वेट है, वो अराउंड है 70 केजी, 70 केजी मेरा वजन है। अगर मैं रूम के बाहर चला गया, आउटसाइड चला गया, एंड लेट से वहां टेम्परेचर हो रहा होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मेरे मास में चेंज आएगा? क्या मेरा मास 65 केजी हो जाएगा? क्या मेरा मास 75 केजी हो जाएगा? उसमें चेंज नहीं आएगा। मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम करता है। आपने सुना होगा थिंग्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, गैसेस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। आप किसी चीज को गर्म कर दो, एक्सपैंड होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो वॉल्यूम डिपेंडेंट जितने भी टर्म्स होते हैं, इतनी वो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, मेरी बात समझे, वो सारी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। और जो मास पे डिपेंड कर रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल बताया कि आप, मेरा वेट अभी 70 केजी है और मैं अभी रूम के बाहर चले जाऊंगा तो मेरे वेट में कोई फर्क थोड़ी आएगा, 70 का 70 ही रहेगा। मान लो टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री हो गया तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, तो भी उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि 68 हो जाएगा या 75 हो जाएगा या 80 हो जाएगा। तो मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ सर, अब ऐसे कौन कौन से टर्म्स है ना, ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जो कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो टर्म आपको देखने को मिलता है यहाँ, है ना, वो जो सबसे पहला टर्म आएगा, उस सबसे पहले टर्म को हम कहते हैं m/m%। m/m% मतलब मास बाय मास परसेंट। दूसरा जो टर्म आपको देखने को मिलेगा उसको अपन कहते हैं ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm पार्ट्स पर मिलियन, बात समझे। तीसरा जो टर्म आएगा उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तीसरा टर्म जो होता है उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और चौथा जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोलैलिटी। तो ये ऐसे चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, मास पे, है ना। ये चार कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे। और इनकी वैल्यूज में टेम्परेचर के चेंज होने पे कोई चेंज नहीं पाया जाता है। कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपने टेम्परेचर में चेंज लाए। वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स की बात करूं मैं, तो पहला आ जाता है आपका v/v%। दूसरा आ जाएगा आपका m/v%। तीसरा आ जाएगा आपका मोलैरिटी, है ना। और चौथा जो टर्म आएगा उसको कहेंगे हम नॉर्मेलिटी। बात समझे। पहला v/v% है, दूसरा m/v% है, फिर हमारे पास है मोलैरिटी और फिर हमारे पास है नॉर्मेलिटी। ये हमारे पास चार टर्म्स हैं। इन चार टर्म्स में देखेंगे तो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करने वाले हैं, टेम्परेचर पर। मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज लाया गया तो इनकी वैल्यूज में भी चेंज आएगा, है ना। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। बात समझे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, चेंजेस विथ द चेंज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को बदलो तो इनकी वैल्यूज में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, जैसे ये पूरे एक ही फैमिली के मेंबर है, ये पूरी एक ही फैमिली के मेंबर है ना। मतलब इनको सबको
एक साथ आप निकाल सकते हैं, m/m% से ppm भी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा, मोलालिटी भी निकल जाएगा। बात समझे, एक ही परिवार के सदस्य हैं। मोलारिटी से नॉर्मलिटी भी निकल जाएगा। लेकिन जब हमें ग्रुप ए से ग्रुप बी की तरफ आना है, आप सोचते हैं कि मैं ग्रुप ए की यूनिट से ग्रुप बी निकाल लूं, लेट से m/m% से मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी से मोलारिटी निकालना है, मतलब ग्रुप ए से ग्रुप बी जाना है, ग्रुप बी से ग्रुप ए आना है, फैमिली बदलनी है। ग्रुप ए की फैमिली मास पे डिपेंड करने वाली है, ग्रुप बी की फैमिली वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली है। आप चाहते हैं कि हम इधर से उधर स्विच कर जाएं, तो इधर से उधर जाने के लिए आपको केवल एक चीज की जरूरत पड़ती है, एंड उस चीज को हम कहते हैं डेंसिटी। ये जो डेंसिटी दिख रहा है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करा देगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमारा जो डेंसिटी है वो ब्रिज का काम करता है, पुल का। आपको ग्रुप ए से ग्रुप बी की तरफ जाना हो या ग्रुप बी से ग्रुप ए की तरफ आना हो, अगर आपके पास डेंसिटी गिवन है, अगर आपके पास डेंसिटी गिवन है, तो आप इधर से उधर, उधर से इधर कहीं से भी आ जा सकते हैं। यहां मेरा डेंसिटी ब्रिज का काम कर रहा है। आपको m/m% दे दिया, बोला मोलैरिटी निकाल के बताओ। आपको दे दिया m/m% और निकाल के क्या बताओ, मोलैरिटी। बिना डेंसिटी के ये कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट डेंसिटी हम इसको नहीं कर पाएंगे। डेंसिटी जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक आप एक ग्रुप से उठ के दूसरे ग्रुप में नहीं जा पाएंगे, है ना। रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराना डेंसिटी का काम है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि सर इनकी वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही है, तो ये बेटर टर्म होती है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। किसी सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो ग्रुप ए के टर्म्स आर बेटर टर्म्स, क्योंकि उनकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता है। ये तो टेम्परेचर के साथ बदलने से बदल जाती है। एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि हमारी श्रीनगर में, कश्मीर में, है ना, श्रीनगर में एक दवाई की फैक्ट्री लगाई आपने। श्रीनगर में आपने क्या लगाई, एक दवाई की फैक्ट्री। और दवाई की फैक्ट्री लगाई आपने पेन किलर बनाने की, सिर का दर्द मिटाने की दवाई बनाई, पेन किलर। श्रीनगर में फैक्ट्री लगाई दवाई की। अब श्रीनगर में टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट से 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर दिया इनमें से किसी में, V/V%, M/V%, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। अब हुआ क्या कि वो दवाई आपने जो श्रीनगर में बनाई थी, वहां टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने इसमें से कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया, उसको लाकर आपने सेल कर दी राजस्थान में, उसको लाकर सेल कर दी राजस्थान में, जहां पर टेम्परेचर था 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर के बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदल गया, टेम्परेचर के बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदल गया। सर दर्द मिटाने की दवाई ने दुनिया के दर्द मिटा दिए, समझे कि नहीं समझे। दवाई बनाई थी सर दर्द मिटाने की, उसको खाई किसी ने, कॉन्सेंट्रेशन तो बदल चुका था, वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गई। वो सर दर्द तो नहीं मिटाया, उसने दुनिया का दर्द मिटा दिया, आदमी भगवान को प्यारा हो गया, राम नाम सत्य हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलना चाहिए, इसलिए बेटर टर्म जो हम यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं, ग्रुप ए वाले, क्योंकि इनके टर्म्स जो है टेम्परेचर के बदलने पे चेंज नहीं होते हैं। तो सवाल पूछा जाए विच इज द बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, तो अपने को पता है ग्रुप ए वाले, ग्रुप बी वाले नहीं। ठीक है, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन के फिर हमने ये क्या होता है सोल्यूशन वो समझा, फिर उसके टाइप समझे, फिर अपन ने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कितने टाइप का होता है ना। एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन आता उठ के यहां पर, पहला सवाल कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी मोलैलिटी में विच इज बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, और मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। यस, डेफिनेटली इसका आंसर आएगा मोलैलिटी। क्यों? बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट changes with change in temperature, because its value does not changes with, क्या लिखा बोलो, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ में। इसलिए मोलैलिटी जो है इट इज बेटर टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मोलैलिटी ही क्यों? क्योंकि सर सबसे पहली बात तो मास डिपेंडेंट टर्म है। मोलैलिटी ही क्यों? बिकॉज इट इज अ मास डिपेंडेंट टर्म है, और मास डिपेंडेंट टर्म है तो टेम्परेचर से कैसा है, इंडिपेंडेंट है बबुआ।
ठीक है बबुआ, टेम्परेचर से कैसन बा, इंडिपेंडेंट बा, समझे। तो इसीलिए मोलैलिटी जो है वो बेटर टर्म है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। एक ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में पूछा गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जेई मेंस 2024 में पूछा गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने से कौन चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, दैट इज बोलो कौन, मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म होता है, बिकॉज इट इज अ वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म, इसलिए इसकी वैल्यू में क्या आता है, चेंज आता है। मेरी बात समझे। तो ये इस टाइप के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अपन ने देखे अभी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म की क्या होता है, कैसे होता है। अब हम एक एक करके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को उठाते हैं। जब तक मैं जल की सेवा ले लूं तब तक आप थोड़ा सा एक बार जरा अगर वो रख के बैठते हो आप अपना क्या बोलते हैं इसके पीडीएफ, तो जब तक उसका स्टडी कर लो थोड़ा सा, है ना। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, तो ये स्क्रीन पता नहीं कहाँ गया। हाँ, तो आप स्टडी कर लीजिए जब तक। हाँ, 1 मिनट बस, ये गया कहाँ, चल, है ना। जरा जल की सेवा ले ले। तो क्या क्या समझ में आ गया आज आपको, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। बोलो। मेरे पास ना एक बड़ा स्टूल सा रखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा सा है, मैं उसमें बैठ भी सकता हूँ, सामान भी रख लेता हूँ अपना। बढ़ू आगे। ठीक है। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है m/m%, है ना। पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिख रहा है, this concentration term is known as m/m% and it is the mass of solute present in per 100 gram of solution. It is the mass of solute, solute का कितना मास है जो पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। It is the mass of solute present in per 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों जब m/m% की बात करते हैं ना, तो m/m% लिखा हो, ठीक है, m/m% लिखा हो या वेट बाय वेट परसेंट लिखा हो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। m/m% लिखा हो, वेट बाय वेट परसेंट लिखा हो, एक ही बात है। और सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बोलो कितना 100, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बोलो 100। मेरी बात सबको समझ में आया, है ना। यहां पे मैं अगर इसी को एक्सपैंड करता हूं तो जो मेरा m/m% आ रहा है, तो m/m% आ जाएगा m ऑफ सल्यूट अपॉन m ऑफ सल्यूट प्लस m ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू बोलो क्या है 100, m ऑफ सल्यूट अपॉन m ऑफ सॉल्वेंट इनटू बोलो क्या है 100। तो आप देखिए आपके पास बड़ा ही सिंपल सा ये फॉर्मूला बना, है ना। और डेफिनेशन वाइज में अगर बात करूं तो इट इज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। प्रति 100 ग्राम सोल्यूशन में जो भी सल्यूट का मास है, जैसा कि मैंने आपको ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे देखो मैंने एक बात सिखाई थी आपको कि अमाउंट ऑफ सल्यूट जब भी आएगा ना वो हमेशा ऊपर ही आएगा न्यूमरेटर में। अमाउंट ऑफ सल्यूट जब भी आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर में ही आएगा, सॉल्यूट कभी भी नीचे नहीं आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। सल्यूट हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। सॉल्वेंट या सोल्यूशन जो है उसका अमाउंट हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, है ना। तो हमने पहला जो टर्म उठाया दैट इज m/m%, तो m/m% कह लो या वेट बाय वेट परसेंट कह लो, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 दिख रहा है। देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट m/m% ऑफ सोल्यूशन, है ना। बार बार कह रहा हूं m/m% आए या w/w आए एक ही बात है, ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ NaOH in 40 gram of water. Calculate the m/m% of solution containing 10 gram of NaOH in 40 gram of water. एकदम आराम से समझ, ठीक है बच्चों। तो जैसे सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा वेट ऑफ सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट जो है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम, ठीक है। और जो दूसरा मेरे को दिया है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा जो आएगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा 40 ग्राम,
समझे? एकदम आराम से इत्मीनान से समझो, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ही क्या। और अभी अपन ने 7-8 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा पूरा ये वाला टॉपिक, है ना। तो मेरे पास जो वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, जो मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा, तो वेट ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दो, तो दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना ग्राम्स हो जाएगा ये, 50 ग्राम्स। बोलो आया। नाउ m बाय m परसेंट निकालना है मेरे को, तो m बाय m परसेंट मतलब हम यहां पे लिखेंगे W ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन W ऑफ क्या लिखूंगा मैं, सोल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100। सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, तो यही m बाय m परसेंट का फॉर्मूला यही तो पढ़ रहे हैं अपन, पीछे भी यही पढ़े थे अपन। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सिंपल फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब जब सिंपल फॉर्मूला लगाया तो m बाय m परसेंट मेरे को निकालना है, तो m बाय m परसेंट लिखूंगा, तो वेट ऑफ सोल्यूट आप देखो ध्यान से कितना आ रहा है, 10 ग्राम आ रहा है। वेट ऑफ सोल्यूट आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये कितना ग्राम आ रहा है, 10। और 10 अपॉन बोलो क्या करूंगा मैं, 50 इंटू बोलो 100, ये कैंसिल होकर आया 2। तो m बाय m परसेंट जो मेरा बना यहाँ पे, m बाय m परसेंट जो मेरा बना, वो बराबर बोलो क्या बन जाएगा, 20%। m बाय m परसेंट जो मेरा बना, वो बराबर बोलो क्या आ जाएगा, 20%। ये मेरा आंसर यहाँ पे फाइनली आया, m बाय m परसेंट बराबर कितना है, 20%। समझे कि नहीं समझे? तो आप देखिए यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ट्राई किया, है ना, जिसमें सिंपल सा क्वेश्चन बोला था कि कैलकुलेट m बाय m परसेंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, 20 ग्राम ऑफ CaCO3 90 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, इसको मैं 100 कर लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। या एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, इसको जो है मैं 10 ग्राम कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। ये 10 ग्राम कर लेता हूँ मैं इसको, बात समझे कि नहीं समझे। तो बोला कैलकुलेट m बाय m परसेंट ऑफ सोल्यूशन, तो m बाय m परसेंट ऑफ सोल्यूशन बोला मेरे को, है ना। तो हम यहाँ पे अगेन फिर से वही लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, यहाँ पे मेरा वेट ऑफ सोल्यूट मतलब CaCO3, बात समझे, इक्वल टू कितना ग्राम से, 10 ग्राम से। और यहाँ पे दूसरा जो आ रहा है मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, वेट ऑफ क्या आ रहा है बोलो, सॉल्वेंट आ रहा है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कि H2O वाटर है, तो वाटर है H2O है, दैट इज इक्वल टू बोलो मेरा कितना आ रहा है, 90 ग्राम्स आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, अगर मुझे वेट ऑफ क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना मतलब 10 + 90 इक्वल टू 100 ग्राम्स आ गया। मेरी बात सबको समझे। अब मुझे निकालना है m बाय m परसेंट, है ना। तो m बाय m परसेंट निकालना है, तो m बाय m परसेंट बराबर m ऑफ सोल्यूट अपॉन m ऑफ सोल्यूशन, m ऑफ सोल्यूट अपॉन m ऑफ सोल्यूशन इनटू बोलो कितना है, 100। और यहां पे आप देखें तो m बाय m परसेंट इक्वल टू m ऑफ सोल्यूट मतलब 10 बाय 100 इंटू बोलो 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू मेरा आंसर जो आएगा वो 10 क्या आया, परसेंट। क्या मेरी बात समझ में आई, कितना परसेंट आया, 10% आया। तो इस टाइप से आप देखो, ये m बाय m परसेंट के छोटे छोटे क्या है क्वेश्चन, बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लाए हो, है ना। एक और आपको बोला है, फाइंड द वेट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, फाइंड द वेट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड, फाइंड द वेट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% m बाय m या w बाय w सोल्यूशन इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, तो वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो मुझे निकालना है, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया है, वेट ऑफ क्या दिया हुआ है मुझे, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करता हूं तो वो 150 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करता हूं तो 150 ग्राम है। और m बाय m परसेंट की बात कर रहा हूं या w बाय w परसेंट की बात कर रहा हूं, तो वो मेरा आ रहा है 10%, है ना। सिमिलरली मैं सिंपल सा फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूंगा, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और फिर से अप्लाई करूंगा तो m बाय m परसेंट या w बाय w परसेंट एक ही बात है,
वेट ऑफ सल्यूट अपॉन W ऑफ सोल्यूशन, बात समझे, इनटू बोलो क्या हो गया 100, यही आ रहा है। अच्छा इसमें क्या है ना, मेरे को ना स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सॉल्यूट का वेट तो है नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां पे इसको लिख सकता हूं, मैं यहीं पर लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सल्यूट है ना प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ना सल्यूट का वेट, तो बात समझे। अब m/m% को आप देख रहे हो तो वो दे रखा है इन्होंने 10, वेट ऑफ सल्यूट को मान ले x, और ये आगे x प्लस 150 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, और इंटू बोलो कितना 100, ये आ गया ना सोल्यूट अपन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उठा के मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू आ जाएगा x, समझे। फिर आप देखेंगे यहां पे तो ये बन जाएगा आपका 10x प्लस 1500 और यहां पे 100x, तो 10x मतलब यहां पे उधर गया तो ये आ जाएगा आपका 90x, तो 1500 बराबर 90x, तो वेट ऑफ सल्यूट मतलब x इक्वल टू 1500 अपॉन बोलो कितना आया 90, जीरो से जीरो क्या हुआ कैंसल, है ना। ये लगभग जब आप कैंसिल करोगे तो अराउंड 16.6 ग्राम के आसपास आएगा वेट ऑफ सल्यूट, लगभग 16.6 ग्राम के आसपास अपना वेट ऑफ सल्यूट आ जाएगा। तो आपने देखा यहां पे मैंने आपको m/m% के क्वेश्चन कराए, है ना, अभी 2-3 क्वेश्चन कराए और बताता हूं मैं आपको। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि वेट ऑफ सल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, जिसका आंसर लगभग हमारा 16 पॉइंट कितना आया 6 ग्राम। क्लियर है, बढ़ते आगे। यहां पे आप एक क्वेश्चन देखिए, अ सोल्यूशन इज 10% m/m aqueous solution of NaOH, a solution is 10% m/m aqueous solution of NaOH, a solution is 10% m/m aqueous solution of क्या है NaOH, फाइंड वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है, m/m% दे रखा है, टोटल सोल्यूशन 100% होगा। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए ना आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है क्योंकि टोटल सोल्यूशन तो 100% होगा, और आपको दे रखा है यहां पे 10% m/m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, 10% m/m दिया है और एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या दिया है NaOH दिया है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब ऐसा कुछ दे रखा है तो बड़ा सिंपल है कि 10% m/m दिया हुआ है, तो इसका बड़ा सिंपल मीनिंग हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका 10 ग्राम ऑफ NaOH, है ना, इन यहां पर आ जाएगा आपका 90 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 90 ग्राम ऑफ क्या होता है वाटर, 10% m/m मतलब उसमें कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, 10% m/m एक्वस सोल्यूशन बोला है, वेट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट बताइए, तो 10 ग्राम NaOH हो जाएगा, 90 ग्राम वाटर हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन इज 20% m/m एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, अ सोल्यूशन इज 20% m/m एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। सर इससे क्या मतलब, तो इसका मतलब भी वही है ना बेटा जो भी मैंने बताया कि 20% अगर m/m बोला है और साथ में बोला है एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, 20% m/m एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोलो क्या बोला है KOH, तो बड़ा सीधा सा मीनिंग है, बड़ा सीधा मीनिंग है कि 20 ग्राम मेरे पास यहाँ पे KOH हो जाएगा और 80 ग्राम मेरे पास यहाँ पे वाटर हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन बोला है, बिल्कुल सिंपल एकदम। 20 ग्राम मेरा यहाँ पे KOH हो जाएगा और 80 ग्राम मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा, तो इस तरीके से भी अपन यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। लेट्स से मैं कहता हूं एक एग्जांपल और मान ले, किसी ने अगर मुझे कुछ इस टाइप का एग्जांपल दे दिया होता, इस टाइप का एग्जांपल दे दिया होता कि 25% m/m सोल्यूशन ऑफ बेंजीन इन CCl4, बेंजीन इन CCl4, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया 25% m/m सोल्यूशन ऑफ बेंजीन इन CCl4, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 ग्राम तो आपका जो आएगा वो बेंजीन आ जाएगा और 75 ग्राम जो आएगा वो आपका आएगा CCl4, 25 ग्राम बेंजीन आ जाएगा और 75 ग्राम क्या आएगा CCl4। तो m/m% के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना।
एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, है ना। एक मिनट जरा मैं ये चेक कर लूं कि इसमें वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। क्या बोला है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, इसको जरा भाई साहब को थोड़ा अपन इधर पटक लेते हैं। हाँ, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स, एक्स क्या है मुझे नहीं पता, हमें उसके मॉलिक्यूलर मास से मतलब भी नहीं, 2 ग्राम ऑफ एक्स टू 1 मोल ऑफ वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहां पर आप देखें तो मैं अगर जब इसको आपका सॉल्यूशन दिखाऊं यहां पे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वेट ऑफ सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट जो कि मेरा यहाँ पे x है वो है 2 ग्राम, वेट ऑफ सल्यूट जो कि मेरा x है वो कितना है 2 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्वेंट मेरा H2O है और यहाँ पे वो 1 मोल दिया है, और 1 मोल ऑफ H2O मतलब 18 ग्राम होता है, बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। 1 मोल ऑफ H2O मतलब कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम, समझे। तो अगर बच्चों मुझे यहाँ पे m/m% निकालना है, तो m/m% मतलब फिर से मैं यहाँ पे वही लिखूंगा ना, वेट ऑफ सल्यूट आया अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू बोलो 100, निकालना मुझे m/m% है या W/W% है, तो वेट ऑफ सल्यूट आ गया 2 और टोटल आ जाएगा 20, इनको ऐड करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा ऐड, इनटू बोलो कितना करेंगे अपन यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कैंसिल होके आया बोलो 5, है ना, तो 2 5 सा बोलो कितना 10% आ गया, देखिए 10% आया, तो m मास परसेंट ऑफ एक्स इन सोल्यूशन इज कितना। तो मुझे लगता है कि हमने ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ देख लिए क्वेश्चन, m/m% पे अच्छा खासा आज अपन ने पीएचडी कर लिया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने देखे, और ये इतने सारे टाइप के सोल्यूशंस वगैरह में हमने ठीक ठाक पीएचडी कर लिया है ना। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने आज आपको m/m% के कराए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना। तब तक क्या करा करो, ये पीडीएफ जो आपको नोट्स में मिली है ना, इसको भी लेके साथ में बैठा करो, ताकि जब मैं पढ़ाते जाता हूँ कि नोट्स तो मिल ही रहे हैं आपको, है ना, नोट्स तो पूरे में दे ही रहा हूँ आपको अच्छे से, क्वेश्चन भी सारे बता ही रहा हूँ, तो पीडीएफ वगैरह भी ना आप साथ में लेकर बैठ जाया करो, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, है ना, रिवीजन फटाफट चलेगा इससे, ठीक है। तो अब अपन अगला जो टॉपिक देखते हैं, बात समझ रहे हो, अगला जो अपन टॉपिक देखेंगे अपन पीपीएम देखते हैं, है ना। ठीक है, चलो अगला अपन टॉपिक देखते हैं पीपीएम। तो पीपीएम जो होता है उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन, बात समझे। और जब पार्ट्स पर मिलियन की बात करता हूं ना मैं यहाँ पे, पीपीएम, पीपीएम मतलब बोलो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मिलाया गया हो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, the concentration of very dilute solution is expressed in terms of parts of the solute, है ना, मतलब वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा उसमें हमने सॉल्वेंट मिलाया है, जैसे 20 लीटर पानी में 1 ड्रॉप क्लोरीन मिला दिया, क्लोरीन पता है ना, पानी पीने के पानी में मिलाते हैं ताकि वो जितने भी इसमें जर्म्स हों सब खत्म हो जाए, है ना, बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं वो आप समझ लेना, लेकिन अपन उसको प्योर करने के लिए मिलाते हैं। तो जब बहुत कम हो तो क्या कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द सल्यूट बाय मास, पार्ट्स ऑफ द सल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये मिलियन बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया आने के बाद से, अदरवाइज बच्चों को पहले मिलियन वगैरह नहीं पता होता, अब तो बोले 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ना फॉलोवर्स, ना पता नहीं क्या क्या आ गया है। सो मिलियंस मुझे लगता है क्लियर हो गया हो एकदम से, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, है ना। तो जब पीपीएम की बात करते हैं ना अपन, तो पीपीएम अपन जब लिखते हैं, जब अपन पीपीएम लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, तो पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, आया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सर वहां पे भी तो यही करा था, बिल्कुल यही करा था, लेकिन वहां पे 100 था और यहां पर है 10 की पावर 6, वहां 100 था और यहां पर क्या है बोलो, 10 की पावर कितना है 6 है, इसी को तो पीपीएम कहते हैं। वहां 100 था, यहां पर 10 की पावर हाउ मच 6,
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर क्या लिखा है 6, जिसको हम पीपीएम कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, ये मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ इट्स सोल्यूशन। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, है ना, देखते हैं और थोड़ा सा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3, है ना, 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3, aqueous solution of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, पीपीएम में निकालने को बोला है। तो पीपीएम बराबर अपन क्या लिखते हैं, मास ऑफ सल्यूट, बात समझे, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो अब एक बात ध्यान रखना, बच्चे बोलेंगे कि सर मास ऑफ सोल्यूशन में तो 1000 ग्राम और 10 ग्राम को ऐड करो। भैया 1000 ग्राम के आगे 10 ग्राम बहुत छोटा है, ज्यादा कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना है हमें। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन देखूंगा तो वो 1010 ग्राम आएगा वो, तो 1010 ग्राम मतलब वो एक्चुअल में देखो तो बहुत छोटा है 10,000 के कंपैरिजन में, इसलिए मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को तो मैं करूंगा यहाँ पे पीपीएम बराबर 10 ग्राम आ गया अपॉन 1000 आ गया इंटू 10 की पावर 6 आ गया, 10 ग्राम 1000 आ गया इंटू 10 की पावर 6 आया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर 4 पीपीएम, बराबर 10 की पावर कितना 4 पीपीएम। तो मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे वो 10,000 पीपीएम आ जाएगा, है ना। 10,000 में 10 को ऐड नहीं करना है। वैसे तो मास ऑफ सोल्यूशन अगर मैं एग्जैक्टली निकालूंगा तो 1000 प्लस 10 आएगा यहाँ पे, तो मेरे कायदे से तो ये 1010 ग्राम आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन करने में समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10 ग्राम और 1000 ग्राम छोटी क्वांटिटी है कंपैरिजन के हिसाब से। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन दिया मुझे यहाँ पे कि 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, वैसे हमारा वो कोलगेट ही होता है, कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। बोला व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल। तो पीपीएम लेवल की बात कर रहा हूं, तो पीपीएम लेवल की बात करूंगा तो फिर से मैं वही लगाऊंगा यहाँ पे कि पीपीएम बराबर होता है एम ऑफ सल्यूट अपॉन में एम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर कितना 6 आया। अब पीपीएम के बाद जब मैं करूंगा यहाँ पे तो पीपीएम बराबर आ जाएगा मेरे पास एम ऑफ सल्यूट मेरे को दे रखा है दैट इज 0.02 दिया है, और एम ऑफ सोल्यूशन दिया है 500 इंटू 10 की पावर बोलो 6, बोलो आया। यहां से ये पॉइंट हटाया मैंने तो ये मेरे पास 100 आ गया, है ना। इधर आ रहा है 4, तो ये आ गया आपका पीपीएम बराबर, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर 6 और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4, बोलो आया। 10 की पावर 4 पर गया तो -4 बनेगा, तो पीपीएम बराबर आपका बन जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन बोलो क्या आ गया 5 आ गया। तो पीपीएम बराबर मेरा बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में 5, 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 200/5, और ये कैंसिल करोगे तो दैट इज इक्वल टू 40 पीपीएम। बात समझे? तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे फाइनली वो दैट इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया 40 पीपीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब फिर से कोई बच्चे के मन में अगर डाउट है कि सर मास ऑफ सोल्यूशन अगर आप लिख रहे हो तो मास ऑफ सोल्यूशन तो कायदे से ये होना चाहिए था 500 प्लस 0.02 ग्राम, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। 500 के कंपैरिजन में 0.02 की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा अपना। समझे कि नहीं समझे? तो ये पीपीएम जो होता है दैट इज पार्ट्स पर क्या होता है मिलियन। अब दोनों में रिलेशन बताओ कि रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड m/m%। तो भाई एक्चुअल में दोनों एक ही परिवार के सदस्य है ना। जब अपन यहां बात करते हैं पीपीएम और m/m% की तो दोनों एक ही परिवार के सदस्य। मैं बता देता हूं कैसे हैं, थोड़ा सा पीछे चल के बता देते हैं। ये देखिए, आप देखें ना m/m% और पीपीएम एक ही फैमिली के, तो इनमें रिलेशन निकालने के लिए डेंसिटी थोड़ी चाहिए। डेंसिटी तो कब चाहिए? जब आप ग्रुप ए से ग्रुप बी की तरफ जा रहे हो या ग्रुप बी से ग्रुप ए की तरफ आ रहे हो, इसमें थोड़ी ना डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी नहीं चाहिए तो फिर सर क्या करें? तो
तो आओ देखो रिलेशन निकालते हैं इनमें अपन, रिलेशन बिटवीन पीपीएम एम बाय एम परसेंट में, है ना। तो जब अपन रिलेशन की बात करते हैं तो भाई मुझे पता है कि एम बाय एम परसेंट जो होता है वो अपन लिखते हैं एम ऑफ सल्यूट अपॉन में लिखते हैं एम ऑफ सोल्यूशन, है ना, इनटू बोलो 100, और इसको इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं, एम ऑफ सल्यूट अपॉन एम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इक्वेशन 1 लिख दूंगा। दूसरा मेरे पास आता है पीपीएम बराबर एम ऑफ सल्यूट अपॉन एम ऑफ सोल्यूशन, एम ऑफ सल्यूट अपॉन एम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर कितना लिखता हूं 6, इंटू 10 की पावर 6। और अब हमें क्या करना है, दोनों में रिलेशन निकालना, तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा, यहां पे देखिए जरा, एम बाय एम परसेंट, है ना, अपॉन में बोलो क्या लिखूंगा मैं, पीपीएम, तो यहां लिखूंगा एम ऑफ सल्यूट, यहां लिखूंगा एम ऑफ सोल्यूशन, एम ऑफ सल्यूट, एम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय, फिर से आएगा मेरे पास एम ऑफ सल्यूट, फिर से आएगा मेरे पास एम ऑफ सोल्यूशन, और इनटू मैं यहां पे करूंगा 10 की पावर 6। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसल। तो मेरे पास जो एम बाय एम परसेंट आ रहा है, मेरे पास जो एम बाय एम परसेंट आ रहा है, मेरे पास जो मेरा एम बाय एम परसेंट आ रहा है, ध्यान से देखें, तो एम बाय एम परसेंट अपॉन में बोलो पीपीएम बराबर बन गया 10 की पावर, यहां पे आ रहा है 2 अपॉन 10 की पावर बोलो 6 आया। इसको ऊपर ले जाओ पलट के, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एम बाय एम परसेंट अपॉन में बोलो, है ना, पीपीएम इक्वल टू 10 की पावर कितना आ गया 4। तो आप देखिए जरा एम बाय एम परसेंट क्या बन गया, एम बाय एम परसेंट इक्वल टू बन गया आपका पीपीएम इंटू 10 की पावर 4। बात समझे। तो हमने आज ये छोटे छोटे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखा, समझा, अच्छे से अपन ने क्वेश्चंस भी देखे, और इस तरीके के ये मैंने आपको रिलेशन बताए, है ना। डेंसिटी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही फैमिली के क्या हैं, मेंबर्स हैं, दोनों के दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। बात समझे, है ना। तो अब अपन आज की क्लास को यही रोकते हैं, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मोल फ्रैक्शन और किसके बारे में बात करेंगे, मोलैलिटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।